असा एक विद्यार्थी शाळेत होते. आदर्श घोटाळा असो किंवा आरक्षणाचा घोटाळा असो, आदर्श असो किंवा आरक्षणाचा असो, या सगळ्या बाबतीत जर बोलणारे कोणी होते तर ते फक्त आणि फक्त सय्यद इम्तियाज जलील साहेब होते. आपण सर्वांना पुन्हा एकदा हे लक्षात घ्यायचं आहे की 13 तारखेला 7 नंबरची बटन, चुनाव चिन्ह बटन यावर प्रचंड बहुमताने आपल्या जलील साहेब ज्या वेळेपासून या शहरावर निवडून आलेले आहेत, त्यांचे जे विकासाचे काम आहेत त्या विकासाच्या कामामध्ये हा शहरातील हा मुख्य रस्ता जो स्मशानभूमीकडे जात आहे, या रस्त्यावरून चालताना वेदना व्हायच्या आज ते गुळगुळीत रस्ते माननीय इम्तियाज जलील साहेब यांच्या प्रयत्नाने स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत आपण करून घेतलेले आहे. या शहरातील विद्युत प्रश्न असो, लॉकडाऊनचा प्रश्न असो, त्यावेळेस ज्या भागातील रस्त्यांची कामे, ड्रेनेज लाईनचे कामे, या ठिकाणी आमचा नगरसेवक नसतानाही कामे आमच्या शिवसेनेचे उमेदवारांनी काही काम न करता आमच्या MIMच्या नगरसेवकांनी करून घेतलेलं आहे. आजच्या परिस्थितीला परत आम्हाला प्रश्न विचारला जातो की या शहराच्या पाण्याचा प्रश्न प्रत्येक सभेमध्ये किंवा कोणत्याही पक्षाच्या प्रचार सभेमध्ये विचारला जात आहे. बंधू आणि भगिनींनो, आम्हाला 5 वर्षाच्या काळात 2 वर्षे आमच्या खासदारांना कोविड सारख्या परिस्थितीला समोर जाताना फक्त 3 वर्ष कामाचा वेळ भेटलेला आहे. बंधू आणि भगिनींनो, आजच्या 3 वर्षाच्या काळात अनेक विकासाची कामे आमच्या खासदारांनी आणून घेतलेली आहेत. शहरातील प्रत्येक रस्ते आज गुळगुळीत झाले, त्यांच्या प्रयत्नाने झालेले आहेत. बंधू आणि भगिनींनो, या शहरातील मोठ्या वस्त्या जशाच्या तशा त्यांनी सोडून दिलेल्या होत्या. या ठिकाणी फक्त जातीवादीचा राजकारण करून या शहराचे वाटोळे लावण्याचं काम चंद्रकांत खैरे यांनी केलेलं आहे. परत आम्हाला विचारतात त्यांचे लोक की तुम्ही 5 वर्षापासून काय केलेलं आहे. मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे की या भागात जर आले तर त्यांना या रस्त्याची परिस्थिती दाखवा आणि मागच्या 5 वर्षापूर्वीची परिस्थिती दाखवा. आज जे रस्ते वगैरे झालेले आहेत तुमच्या स्मशानभूमीला जाण्यासाठी चंद्रकांत खैरे साहेब हे चांगलं करून श्री इम्तियाज जलील साहेबांनी दिलेलं आहे. हे विचारा. आता पाण्याचा प्रश्नाच्या बाबतीत प्रत्येक पक्षाचे पदाधिकारी इम्तियाज जलील साहेबांना विचारत आहे की पाण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे. मागील 40 वर्षापासून बीजेपी आणि शिवसेनेचे या महानगरपालिकेवर सत्ता होती, त्यांनी काय केलं हे कोण विचारणार त्यांना. बंधू आणि भगिनींनो, मागील 3 वर्षामध्ये खासदार इम्तियाज जलीलनी ज्या प्रकारे पाण्याचा प्रश्न हाताळलेला आहे, येत्या 8 ते 6 महिन्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी पाण्याच्या टाकींना पाणी वगैरे पुरेसा भेटेल आणि प्रत्येक भागाला 2 ते 3 दिवसामध्ये पाणी भेटणार. मागील 20 वर्षापासून काही काम न करता फक्त तुम्ही 3 वर्षाचा हिशोब आमच्याकडे विचारत आहेत. तुम्हाला माहित आहे का तुम्ही 25 वर्ष काय केले? काही न करता, विकासाचे काम न करता फक्त जातीवादी आणि शहराचे नाव बदलण्याचे काम या शिवसेना बीजेपी सरकारने केलेले आहे. एवढे बोलून मी 2 शब्द संबोधित होते. और भाइयों से कहना चाहती हूँ कि हमारे बेटे को आने वाली 13 तारीख को अपनी भारी मतों का इस्तेमाल करें, एक वोट का सही इस्तेमाल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करें, क्योंकि देश की नजर औरंगाबाद पर है. सभी सांसद जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं सब औरंगाबाद पे नजरें गड़ाए बैठे हैं. तो औरंगाबाद वो चीज बन चुकी है जो देश की आवाम है. उन्होंने औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब को सराहा है और आने वाली तारीख में 13 मई के दिन भी आपको अपने मतों का सही इस्तेमाल करना है, अपने वोटों से नवाजना है, हमारे इम्तियाज भाई को कामयाब करना है. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में यहाँ प्रचंड रहेगा. जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब आज के दरमियान 2 दिन लगातार इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद. मजलिस
रस्ते विकल्प आहे. त्यामध्ये सय्यद इम्तियाज जलील साहेब कुठे बसतात, कुठे येतात, अशा व्यक्तीला परत तुम्हाला खासदार बनवण्याची संधी मिळेल बघून मला मत करा. आणि यांच्या पहिले जे खासदार होऊन गेले ते काय म्हणतात, पुन्हा एकदा मला मत. शुक्रिया हमें हमारे बीच महाराष्ट्र के अध्यक्ष से तर आयामध्ये आता आपले साहेब उपस्थित झालेले आहेत. पुन्हा एकदा मी कीर्ती गोडबोले देवळे आपल्या सर्वांना विनंती करते, अपील करते, येणाऱ्या 13 तारखेला 7 नंबरची बटन म्हणजेच पतन 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 या बटनला दाबून प्रचंड बहुमताने पुन्हा एकदा खासदार इम्तियाज जलील साहेबांना खासदार बनवून. क्रांतिकारी जय भीम. मित्रांनो, या देशाची परिस्थिती आज संविधान धोक्यामध्ये, या देशाची लोकशाही धोक्यामध्ये. आजच्या प्रचार सभेला उपस्थित सर्व कैलासनगर वासी, सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते, सर्वांना माझा मानाचा जय भीम जय भीम. मित्रांनो, आज आपण लोकसभेचा प्रचार या ठिकाणी करत असताना अनेक उमेदवार आपल्याकडे या ठिकाणी येत आहेत. आपण बघत आहात वेगवेगळ्या त्या ठिकाणी जुमले करत आहेत. परंतु लक्षात ठेवा, खासदार इम्तियाज जलील साहेब असे उमेदवार आहेत जे बोलतात ते करतात. एक तुम्हाला सांगू इच्छितो की डेव्हलपमेंटच्या बाबतीमध्ये जर आतापर्यंत खासदारांनी काम केलं असेल तर सर्वात जास्त काम आपल्या या खासदार इम्तियाज जलील साहेबांनी केलेलं आहे. मित्रांनो, आता मागचे जे खासदार होते 20 वर्षापूर्वीचे, म्हणजे 20 वर्ष होते मागचे खरे, त्यांनी आतापर्यंत कधी माहिती पुस्तक कधी काढली नाही, कोणते कामं केले त्याची पुस्तक कधी काढली नाही. परंतु खासदार इम्तियाज जलील साहेब असे एकमेव या ठिकाणी उमेदवार आहेत, त्यांनी त्यांचा पूर्ण 5 वर्षाच्या कामाचा आढाव्याच्या पुस्तिका या ठिकाणी आपल्यासमोर ठेवलेली आहे. मित्रांनो, आतापर्यंत जेवढे पण लोक आपल्याकडे येत आहेत वेगवेगळ्या गोष्टीवर मत मागत आहेत, परंतु आपल्याला या ठिकाणी मतदान करायचं आहे ते फक्त विकासाच्या मुद्द्यावर करायचं आहे. या ठिकाणी तुम्हाला वेगवेगळे आमिष दाखवून जातील, वेगवेगळ्या गोष्टीवर सांगितल्या जातील, परंतु आपण कोणत्या आमिषाला बळी न पडता यावेळेस फक्त आपल्याला आपला लाडका उमेदवार आपला खासदार इम्तियाज जलील याला आपल्याला मतदान द्यायचं आहे. मित्रांनो, या ठिकाणी उमेदवार कोणते आहेत? एक उमेदवार आहे दारूवाला, एक उमेदवार कोण आहे तर पत्त्यावाला, आणि एक उमेदवार कोण आहे तर तुम्हाला सांगू शकतो बाबा आहे. मित्रांनो, या बाबाला मतदान करायचं नाही, आपल्याला त्या दारूवाल्याला मतदान करायचं नाही, त्या पत्त्यावाल्याला मतदान करायचं नाही, तर आपल्याला मतदान कोणाला करायचं आहे सांगा लवकर, कोणाला करायचं आपल्याला मतदान? आपल्याला या ठिकाणी मतदान एक सुशिक्षित माणसाला करायचं आहे, एक विकासशील माणसाला करायचं आहे. आणि असा आपला उमेदवार आहे, कर्तव्य उमेदवार आहे खासदार इम्तियाज जलील साहेब, त्यांनाच आपल्या ठिकाणी निवडून आणायचं. मित्रांनो, तयार 13 मेला आपल्या दिशेने बटन आणि त्यावर आपलं बटन दाबून आपल्या उमेदवार निवडून द्यायचं आहे, असं या ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करतो. जय भीम जय भारत. मंच पे हमारे लोकप्रिय खासदार इम्तियाज जी जलील, इनका मैं स्वागत करता हूँ हमारे कैलाश नगर, दादा कॉलोनी, भवानी नगर, दत्तनगर वार्ड की तरफ से, सभी नागरिकों की तरफ से. आज 2024 लोकसभा का महामुकाबला और अपने को फिर से एक बार संधि मिली है खासदार इम्तियाज जलील को चुनने की. एक एजुकेटेड, सुशिक्षित और होशियार उम्मीदवार अपने को भेजने की. अपन ने 2019 में जो किसी को नहीं लगता था जो साहब आज आएंगे चुन के, सबका यही गणित था कि यहाँ मुस्लिम आबादी कितनी है, दलित आबादी कितनी है, मगर अपने सबने मेहनत करके उनका जो गणित बिगाड़ा और साहब को 2019 में अच्छे मतों से चुन के लाया. और वही काम अपने को 2024 में करना है और खासदार साहब को अच्छे लीड से चुन के लाना है. विकास का काम हुआ तो अपने 5 मिनट के डिस्टेंस में आज साहब ने 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया है. जो वहाँ पे बहुत बड़ा स्मारक बन रहा था, हमारे खासदार साहब ने वो विरोध करके स्मारक ना बनाते हुए वहाँ पे 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया. और आज जो सभी अपने गौर गरीब मरीजों के लिए जो काम आएगा, इसके लिए उन्होंने पुढाकार लेके स्मारक नहीं बनाते हुए एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया. क्योंकि हॉस्पिटल की आपको कमी मालूम कब पड़ी? 2020 में
जो कोरोना काल में कोरोना महामारी थी, जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, बेड की कमी पड़ी थी, जब वो टाइम पे आपको दवा खाने की और उसकी कमतरता गिरी थी, वही काम विकास करते हुए साहब ने आज हॉस्पिटल एक अपने को नज़दीकी है दूध डेयरी सिग्नल के पास, और उसके अलावा साहब ने अपने पानी के लिए बहुत सी वहाँ पे संसद में आवाज़ उठाई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विद्यापीठ के लिए 100 करोड़ का अनुदान वहाँ पे लेके आए। बहुत से विकास काम यहाँ आज खासदार इम्तियाज जलील साहब ने किए हैं, और ऐसे सुशिक्षित, होशियार, टैलेंटेड, लोकप्रिय खासदार अपने को चाहिए। और मैं आपसे अपील करता हूँ, 13 तारीख को निशानी है पतंग, बटन नंबर है 7, आपको 7 नंबर बटन पे दबा के साहब को अच्छे लीड से चुन के लाना है। और एक विनंती है, आपने सब में पहले घर में से आपने सबसे पहले आपने मतदान करना है, उसके बाद अपने घर वालों का कराना है, फिर उसके बाद अपने गली वालों का देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके और अच्छे लीड से लाना है साहब को। और मैं यहाँ पे बोलने को बहुत कुछ है मगर टाइम कम है, इसलिए मेरा 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, इनका आगमन है, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सर, प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब भी यहाँ आ चुके हैं। इसी के साथ संदीप बाबू की जानिब से साहब ये झंडे उधर जाओ, बाहर रोड पे लहराओ, यहाँ का बुला मुस्लिमीन के आसिफ विकास साहब भी यहाँ मौजूद है। जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल कीजिए। पार्टी परवेश का क्या करने गया तुम्हारे? सैयद आसिफ भी स्वागत करेंगे हमारे साथ का। अब मैं ये स्वागत का कार्यक्रम तो चलता रहेगा, इस बीच आसिफ विकास साहब से गुजारिश है कि वो माइक पर आए। ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नेशनल स्पोक पर्सन है, ये तो ठोक मीडिया को जवाब देते हैं। जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल कीजिए। अरे इधर मत आना, उधर ना। मुझे बताया गया है कि यहाँ हमारे दलित भाई मौजूद हैं। तो दलित भाइयों का जो सम्मान है वो ये है कि हिंदुस्तान में जो दलित है वही असली हिंदुस्तानी है। इसके अलावा मैं किसी को असली हिंदुस्तानी कम मानता हूं। देश आपका है, देश आपका है। आगान हो रही है, आगान के बाद मैं इजाजत चाहता हूँ। आगान हो गई। ये औरंगाबाद में मैं पहली बार आया हूँ। इम्तियाज भाई का चुनाव है। इम्तियाज भाई हिंदुस्तान के ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके बारे में पूरा हिंदुस्तान ये जानता है कि ये बेहतरीन सेकुलर और हर आवाम की, हर इंसान की बात करने वाले सांसद हैं।
औरंगाबाद को ये शर्म हासिल है कि आपका बेटा, आपका भाई इम्तियाज जलील जब पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी के सामने उनकी आंख में आंख डाल जब अपनी बात रखते हैं, मसले मसाइल को उठाते हैं, तो मैं समझता हूँ आप लोग का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता होगा कि आपने एक ऐसा बहादुर, ऐसा जंगजू, ऐसा लड़ाका पार्लियामेंट में भेजा है जो बेखौफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने, प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखता है, अपने लोगों के हक की बात रखता है। ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बचाने का चुनाव है। आपकी लड़ाई सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से है कि आपका फर्ज बनता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में अपना सहयोग करें, और वो आपका सहयोग होगा, आपका एक वोट शुरू हो गया अभी, आपको देना है। ये लोगों को तकलीफ हो रही ना, ये काम करने वालों। मैं इम्तियाज जलील साहब की तरफ से ये वादा कर रहा हूँ, ये जो तथाकथित सो-कॉल्ड सेकुलर है, ये आप लोगों से बोलते होंगे कि सरकार नहीं बन रही है MIM की, ये बोल रहे होंगे, लेकिन मैं इम्तियाज भाई की तरफ से ये वादा कर रहा हूँ कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और अपोजिशन की सरकार बनेगी, तो राहुल गांधी से पहले अगर कोई अपोजिशन के साथ खड़ा होगा तो इम्तियाज जलील साहब होगा। इस धोखे में मत आइएगा, इस धोखे में बिल्कुल मत आइएगा कि सरकार नहीं बन रही तो इम्तियाज जलील को वोट ना दो। इम्तियाज जलील एक ऐसा आदमी है जिन्होंने साबित कर दिया कि इस 5 साल में न जाने कितने कांग्रेस के लोग, शिवसेना के लोग, NCP के लोग, पूरे हिंदुस्तान में और दीगर पार्टियों के लोग अपने फायदे और मफाद के लिए बीजेपी के साथ चले गए। अगर कोई पहाड़ की तरह खड़ा रहा बीजेपी के खिलाफ, तो वो आपका साथ में इम्तियाज नहीं है। पूरी की पूरी शिवसेना चली गई। शरद पवार के भतीजे जो उनके उत्तराधिकारी कहलाते थे, वो भी चले गए। आपके महाराष्ट्र में कितने लोग चले गए बीजेपी में? आपने अकेला चुनकर भेजा था। मैं तो ये कह रहा हूं कि 48 सांसद हैं, 48 सांसद में 47 सांसद बीजेपी में जा सकते हैं। अगर कोई बीजेपी से लड़ सकता है तो वो इम्तियाज करिए। मैं मोदी जी के खिलाफ इसलिए हूं, मैं बीजेपी के खिलाफ इसलिए हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी देश की आवाम की मोहब्बत के खिलाफ है। मैं आप लोगों दलित भाइयों से कुछ चंद बातें कहना चाह रहा हूं। ये आपसे कहते हैं कि मुसलमानों के साथ ना जाओ, जिनके साथ ना जाओ, उनके साथ ना जाओ, हमारे साथ आओ, हम तुम्हारा भला करेंगे, हम तुम्हारे हमदर्द हैं। ये वो लोग हैं, ये वो RSS वाले लोग हैं कि जब मुसलमान इस हिंदुस्तान में नहीं थे, मुसलमान इस हिंदुस्तान में नहीं थे, मैं सबकी बात कर रहा हूं, जब मुसलमानों का वजूद हिंदुस्तान में नहीं था तो दलितों को सड़क पर चलने का हक नहीं था। जब दलित सड़क पर चलते थे तो सड़क धोई जाती थी। मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, सुन लो दलितों भाइयों, मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं कि जब हिंदुस्तान में मुसलमानों का वजूद नहीं था, इस दुनिया में मुसलमानों का वजूद नहीं था, उस वक्त
जब खेत में मजदूरी करना होती थी दलित आता था, जब कुआं खोदना होता था तो दलित बुलाया जाता था, जब मंदिर बनना होता था तो दलित बुलाया जाता था। लेकिन जब मंदिर बन जाता था तो मंदिर में प्रवेश दलित नहीं कर सकता था, कोरों से मारा जाता था। कुआं खोदने वाले दलित को जब दलित कुआं खोदकर पानी निकाल देता था तो दलित उस कुएं पर पानी नहीं भर सकता था। मुसलमान नहीं थे उस वक्त। ये जो आपकी हमदर्दी की बात करते हैं ना, ये लोग थे उस वक्त। मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जिस हिंदुस्तान में हमारी दलित बहनों को अपना पक्ष शांति रखने का इजाजत नहीं दी जाती थी, उसको टैक्स वसूला जाता था। मैं हवा में बात नहीं करता, ये इतिहास है। साउथ में एक देवी घर बनवाना है, इस डाके को सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। ये जो लूट आपके से पैसा छीना जा रहा है, इसको सिर्फ आप रोक सकते हैं। और तरीका ये है कि पलट दीजिए कुर्सी, सर ऊपर पैर नीचे खड़ा, अभी सर नीचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शहर में निकले हैं कुछ लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने में। जिनके किरदार खुद मरम्मत मांग रहे हैं। टीवी के ऊपर आपने भारतीय जनता पार्टी का एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा। चार जून के लिए बचा के रखिए भाई। टीवी के ऊपर आपने भारतीय जनता पार्टी का एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जिसके ऊपर बार बार ये लिख के आ रहा है कि मोदी की गारंटी। मोदी ने खुद ये गारंटी दी है कि हम कितना भी सर पटक ले औरंगाबाद में, जीतेगा तो इम्तियाज जलील। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, मैं सबसे पहले तो इस मौके के ऊपर आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं कि आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का जोश जज्बा था कि जिसकी वजह से महाराष्ट्र से इकलौता एक मुस्लिम एमपी चुनकर आया और उसे चुना कर लाने में जितना योगदान मुसलमान भाइयों का था उतना ही योगदान मेरे दलित भाइयों का भी था। जो मेहनत मेरे लिए मुसलमानों ने की थी उतनी ही मेहनत दलित भाइयों ने भी की थी और उसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से सिर्फ एक मुस्लिम और दलितों की नुमाइंदगी करने वाला एमपी चुनकर आता है और ये आप लोगों की कोशिशों का नतीजा है। अब नहीं होता, अब एक मरतबा वो शुरू हो जाए तो मोदी की जैसा है, फिरते ही रहता है, फिरते ही रहता है। ये जो मेरे सामने दो कैमरामैन वाले हैं ना, वो गवर्नमेंट के हैं। वो ये रिकॉर्ड करते रहते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं करके। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, मैं इशारों में भी बात करता हूं तो ये समझ जाते हैं। मैं अगर यूं करता हूं तो वो समझ जाते हैं कि पतंग को वोट देना है करके। तो मैं ये कह रहा था कि ये आप लोगों ने पूरे इस मुल्क को दिखाया था कि अगर हम मुत्तहिद रहे, एक ताकत बनकर खड़े रहे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। वरना हमारे जहनों के अंदर ये बात डाली गई थी कि मेरा नेता कौन होगा तो शरद पवार होगा, मेरा नेता कौन होगा तो राहुल गांधी होगा,
ये झंडे थोड़ा सा बेटा नीचे कर लीजिएगा, पीछे वालों को दिख नहीं रहे। तो मेरा नेता कौन रहेगा? तो अशोक चौहान रहेगा, अजीत पवार रहेगा, उद्धव ठाकरे रहेगा, लेकिन हमारे में से कोई नेता नहीं बन सकता है। हमारा काम क्या है? तो ये नेता आएंगे, स्टेज के ऊपर बैठेंगे, हमने शतरंजियां बिछाने का और कुर्सियां जमाने का काम इनके लिए करना। पार्लियामेंट के अंदर कौन जाके बैठेगा? तो हम में से कोई नहीं बैठेगा, जो स्टेज पर रहेगा वही जाकर बैठेगा। 75 सालों से यही खेल खेला जा रहा था। 75 सालों में हमारे जहन को इस तरह से बना दिया गया था कि नहीं, तुम जीत ही नहीं सकते हैं तो तुम्हें टिकट देने का सवाल ही कहां पैदा होता है। और मेरी ये सोच है कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? जीत और हार का फैसला होगा तो कब होगा? जब हम मैदान में उतरेंगे। 28 दिन पहले 12 साल इस शहर को छोड़ चुका, पूना में एक टेलीविजन चैनल के लिए, एक न्यूज चैनल के लिए काम करने वाला आपका बेटा, आपका भाई 28 दिन पहले इस शहर में आता है और ये ऐलान करता है कि मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा। तो लोग मुझे हंसते थे देखकर। लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये से क्या हो गया है। यहां पर इतने सालों से बड़े बड़े नेता हमने देखे हैं, सफेद खादी के पैंट और शर्ट के अंदर पूरी जिंदगी निकाल दिए, कॉर्पोरेटर नहीं बन पाए। और ये बंदा पूना से आकर कहता है कि मैं एमएलए बनूंगा। मैं अपने लोगों के बीच में गया। 2014 में 3 एमएलएस और तीनों के तीनों सिटिंग एमएलएस मेरे खिलाफ खड़े थे। शिवसेना से प्रदीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी से किशन चंद तनवानी और कांग्रेस पार्टी से एमएम शेख साहब, ये 3 लोग मेरे खिलाफ खड़े थे। बाहर से आया हुआ एक उम्मीदवार, पॉलिटिक्स के अंदर कोई लेना देना नहीं, खानदान में दूर दूर तक कोई राजनीति के अंदर नहीं, लेकिन मैंने कहा कि मैं लड़ूंगा और अपनी आवाम को यह बताया मैंने कि यहां पर एक राजनीतिक पार्टी ने ऐलान किया था कि हम एक शहर से किसी एक मुसलमान को टिकट देंगे। तो मांगने वाले कौन? टिकट चाहिए किसको? तो शहर के जितने भी लुच्चे, लफंगे, बदमाश लाइन में खड़े हैं, मुझे आमदार होना है, मुझे टिकट चाहिए। मैं लोगों से यह कहता कि तुम्हारी नुमाइंदगी ये कैसा कर सकते हैं ये लोग जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं? कैसा ये तुम्हारी नुमाइंदगी कर सकते हैं? एक दोस्त ने कहा, तुम तो नौकरी छोड़ के आ गए हैं, तुम खुद क्यों नहीं कोशिश करते? तुम खुद क्यों नहीं लड़ते? तुम दूसरों को क्यों कहते हो लड़ने के लिए? मैंने उस रात सोचा कि मैं दूसरों को कह रहा हूं, मैं क्यों नहीं कोशिश करूं? फिर ख्याल आया वो बात कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की मेरे घर वालों से। पहली अजान हो चुकी है। तो मैंने घर वालों से बात किया। मेरा छोटे भाई से पूछ रहा था, सुबह सुबह नींद में से उठ के आया, मेरा छोटा भाई जॉब पे जा रहा था। मैंने उसको कहा, सुनो मैं इलेक्शन लड़ने का सोच रहा हूं। उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। वो शूज पहन रहा था, उसको लड्डू बोलते हैं घर में। तो मैंने कहा, लड्डू मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा। उन्हें फिर मेरी तरफ देखा नहीं, बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा। तो बोला, यार मैं सही बोल रहा हूं, मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूं।
तो उन्हें बाहर निकलते थे, तुम अलग सुबह सुबह मजाक करना शुरू कर देते हैं बोल के चले गया। मैं अपने बेगम से पूछा लड़ू क्या, तो जवाब उसने दी आज नाश्ते में क्या खाना चाहते हैं। बोला मैं इलेक्शन लड़ने की बात कर रहा, तुम पूछ रही नाश्ते में क्या खाना चाहते हैं। मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे सुनने के लिए तैयार। मेरी वालदा उस वक्त हयात थी, मेरे बड़े भाई के पास बहरीन में थी। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मम्मी मैं सोच रहा हूं इलेक्शन लड़ लूं। तो मेरे मम्मी ने ये सोचे कि मैं नौकरी वोकरी छोड़ के आ गया, अब घर में बेकार पड़ा हुआ हूं 2-4 दिन से, तो मेरा दिमाग को सट आ गया है। तो बोला मम्मी इलेक्शन लड़ लूं क्या। तो मैंने तुम एक काम करो, तुम पूरी फैमिली को लेके दुबई आ जाओ। मैं बोला यार कोई साथ ही नहीं बोला मेरे को इलेक्शन लड़ने के लिए बोल रहा हूं, तो कोई हाथ पकड़ने को तैयार ही नहीं है। तब मेरा लड़का है ना बिलाल, उस वक्त वो कुछ 10वीं में था, मैं उसको घर में फैजी पुकारता हूं। तो मैंने उसको पूछा, मैं बोला फैजी मैं सोच रहा इलेक्शन लड़ लूं करके। तो उसने बोला डैडी लड़ लो मजा आ जाएगा। अरे मैं बोला मिल गया, कोई तो एक मिल गया अपने को सहारा, उतर लो। अब जब उतरा ऐलान किया, मैं भड़कल गेट के मकान में रहता था, तो ऐसे झुंड के झुंड लड़के आते थे देखने के लिए ये मौजज़ा कहां से आया है करके। उसमें इतने सारे लड़के आते थे देखने के लिए, यार ये पूना से आ गया बोला एमएलए लड़ेगा करके। उसमें मैंने उस वक्त नौजवानों से क्या कहा था कि तुम इतने सालों से किसको वोट दे रहे हैं। तो किसी ने कहा कि हम कांग्रेस को दे रहे हैं, किसी ने कहा हम राष्ट्रवादी को दे रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि हम भाजपा को दे रहे हैं या शिवसेना को दे रहे हैं। मैंने कहा अगर तुम कांग्रेस को दे रहे हैं, तुम राष्ट्रवादी को दे रहे हैं, तो जीत के कौन आ रहा है, या तो भाजपा आ रही है या शिवसेना आ रही है। एमपी के इलेक्शन में मैंने कहा कि तुम किसको वोट देते हो, तो किसी ने कहा हम कांग्रेस को देते, किसी ने कहा हम राष्ट्रवादी को देते। मैंने कहा फिर 20 साल से तुम्हारा वोट क्या हो रहा, जीत के कौन आ रहा, तो खैरुद्दीन मामा आ रहे थे। तो मैंने कहा कि 20 साल तुम वोट डालते रहे, वो जीतते रहे, वो तुम डालते रहे, वो जीतते रहे। मैंने उनको कहा कि अब एक बात समझ लो, ये समझ लेना कि इस बार भी तुम्हारा वोट जाया जाने वाला है, बेकार जाने वाला है, लेकिन तुम एक ताकत बनकर मेरे पीछे खड़े तो रहो, एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि 2014 में भी इनको उखाड़ के फेंका और 2019 को भी इनको उखाड़ के फेंका। अब पूरे के पूरे जमा हो गए हैं। ऐसे देखते हैं कहां नौजवान लड़के बैठे रहे चबूतरे पे, होटलों में। कोई तो ये कहा जाता है नहीं आप मुश्किल है इम्तियाज लेकर। पहले क्या था बॉस, देखो 2014 में कुछ नहीं था, लोगों ने डाल दिए। 2019 में अरे बॉस वो वंचित थी ना, उसकी वजह से जीत गए। 2024 में नहीं आते बॉस। बोलने वाले कौन, वही लोग जो 2014 में बोलते थे नहीं आता, आ गया। 2019 में तो हर एक की जेब में कागज रहता था, पेन रहता था, जहां 4 लड़के दिखे कि कागज निकाले, देखो इतने मुसलमान, इतने मराठी, इतने दलित, इतना वोटिंग परसेंटेज होता, नहीं आता। तुम ही बताओ कैसा आता। मैं उनको ये बोलता था कि तुम जमीन पे मेरा हिसाब करते हैं, लेकिन सही मानों में मेरा हिसाब मेरा रब वहां पे करता है। मैं उन्हें ये कहता कि मैं तो था नहीं इस शहर के अंदर, तुम थे यहां पर, क्या वजह है कि तुमने अपनी क़यादत खुद खड़े नहीं की? क्यों तुम एमएलए नहीं बन पाए, क्यों तुम एमपी नहीं बना पाए? क्योंकि तुम्हारी ज़हनियत के अंदर एक ऐसी सोच थी कि नहीं,
मेरा नेता तो कोई और ही होगा, मैं उसके नीचे होगा। लेकिन इम्तियाज जलील की सोच यह है कि अगर इस कुर्सी के ऊपर शरद पवार है, इस कुर्सी के ऊपर राहुल गांधी है, तो उसके सामने इम्तियाज जलील नहीं बैठेगा, उसके बाजू बैठेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये करके दिखाए। कितने हैं महाराष्ट्र के अंदर, कितने तुम्हारे नुमाइंदे हैं? एक, सिर्फ एक। और आगे तो कह रहा हूं, हमें सोचना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए अपने आप पर और हमारे उन नेताओं के ऊपर जो सिर्फ आज तक गुलामगिरी करने का काम कर रहे हैं। 7 ऐसे राज्य हैं हमारे अतराफ जहां पर एक भी आपका नुमाइंदा लोकसभा के अंदर नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर 0, राजस्थान के अंदर 0, कर्नाटक के अंदर 0, झारखंड में 0, दिल्ली में 0, गोवा में 0। वोट सबको चाहिए, आपका सबको चाहिए, क़यादत किसी को भी नहीं चाहिए। और वो क़यादत जो बोलने वाली है, जो डट कर भिड़ने वाली है, वो क़यादत जो आज इतने आप वाक़यात देख रहे हैं कि कोई मुंह खोलता है तो ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, आईटी लगा दो, डर और खौफ का माहौल। मुझसे भी मेरे चाहने वाले कहते हैं कि इम्तियाज भाई बहुत बुरा दौर है, इतना मत बोला करिए। मुझसे कहते हैं आपको डर नहीं लगता? मैं कहता हूं हां, डर लगता है मुझे, लेकिन इन हुकूमतों से डरता नहीं हूं मैं डरता हूं तो मेरे रब से डरता हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं। मरना तो सबको है, कोई आबे हयात पीकर नहीं आया कि जिंदगी भर जीने वाला है। फैसला तुम्हें करना है कि गीदड़ की जिंदगी जीना है या शेर की जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं शेर की जिंदगी जीना चाहता हूं और तुम्हें इन मुसलमान नेताओं ने गीदड़ की जिंदगी जीने के लिए कह रहे हैं। अगर 2019 के मैंने आंकड़े बताया तो 2024 के और शर्म लाते हैं हमें। 10 राज्य है, 10 स्टेट्स है जहां पर आपको टिकट ही नहीं दिया गया, एक टिकट नहीं। या महाराष्ट्र के 48 में से 47 सीटें, क्या वजह है कि ये एक सीट भी न कांग्रेस दे रही, न राष्ट्रवादी दे रही, न शिवसेना दे रही। भाजपा ने तो साफ कह दिया है कि इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाकी की जमातें तो आप इनको बड़ा किए हैं, इनके नेताओं को आपने तैयार किए हैं। और आज यही कुछ मुसलमानों के दल्ले आके क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमें मोदी को कमजोर करना है, तो यहां पे इम्तियाज जलील को नहीं, खैरे को जिताना है। रोज रात में 2-4 मकानात है, कभी बुलाते हैं नौजवानों को शीर खुरमा पीने आओ, शीर खुरमे की कटोरी के ऊपर बस देखो अपने को मोदी को हराना है। इम्तियाज को वोट दे दिए तो बीजेपी आ जाती है। यही बात 2019 के अंदर वो कहते थे। 2019 के अंदर यही बातें कर करके हमको समझाते थे। नतीजा क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जीत गए, लेकिन आज जो इकलौती एक पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, मराठाओं की, धनगरों की आवाज बनकर खड़ा है इम्तियाज जलील, उसे ही यहीं पे खत्म करने के लिए कोई ऐरे गैरों की जरूरत नहीं है। हमारे ही कुछ दल्ले मार्केट के अंदर घूम रहे हैं चंद सिक्के फेंकने की वजह से, चंद पैसों की खातिर। कितना पैसा मिल रहा होगा, तुम जिंदगी नहीं गुजार सकोगे उसमें, यकीनन जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे।
आज अगर इम्तियाज जलील जीत रहा है, अगर खड़ा है, तो न जाने ऐसे कितने बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ में है। रमजान के आखिरी अशरे में हैदराबाद से एक मौलाना आते हैं, मोतीवाला की मस्जिद में, बेरी बाग में देर रात तक उनकी दुआ चलती है। मैं उस दुआ में शामिल होता हूं। मौलाना मुझे भी बहुत दुआओं से नवाजते हैं। इस बार जब उनकी दुआ के लिए मैं गया, दुआ खत्म होने के बाद मैं उनसे जाकर मिला, खूब दुआओं से उन्होंने नवाजा। और जब मैं बाहर निकल कर आ रहा था, मस्जिद के गेट के पास बहुत सारे नौजवान लड़के घेरे हुए, किसी को सेल्फी चाहिए, किसी को फोटो चाहिए। मेरी नजर एक बुजुर्ग शख्स के ऊपर पड़ती है, बहुत बुजुर्ग शख्स, 90-52 साल के हजरत हो गए वो। और मुझे ऐसा लगा कि वो शख्स, वो बुजुर्ग मेरे पास आना चाह रहे हैं, लेकिन भीड़ की वजह से वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रहे। मैंने लड़कों को हटाया, उस बुजुर्ग के पास गया, मैं उन्हें सलाम किया, उनका हाथ अपने हाथ में लिया। हाथ थरथरा रहे थे बुजुर्ग के। मैंने कहा कि मेरे लिए दुआ करना। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जालना से आया हूं, मैं जालना से आया हूं, और मेरे पूरे घर वाले और मैं खुद पूरा रमजान तहज्जुद में उठकर बेटा हम तेरी कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। वो हजरत थरथराते हुए हाथों के साथ वो रो पड़े। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि ना वो मुझे वोट देने वाले हैं, ना मेरे चुनावी क्षेत्र का हिस्सा है वो। क्या वजह है कि उनका पूरा घर रमजान के इस मुबारक महीने के अंदर तहज्जुद में उठकर नमाज पढ़ रहा है और मेरे लिए इबादत कर रहा है। कुछ तो रहा होगा एक रिश्ता। क्या उन्हें महसूस होता होगा? उन्हें यही महसूस होता है कि आने वाला वक्त बहुत बुरा है। आने वाला वक्त हम लोगों के लिए एक आजमाइश है। आप समझ गए, लेकिन वो चंद लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, जो आज कभी खैरे की पैरवी कर रहे और कभी वो बेगमपुरे के नचनिया की पैरवी कर रहे हैं। लोकसभा में कानून बनाए जाते हैं, कोई नाचने और नचनियों का अड्डा नहीं है लोकसभा। चल मैं तुझे बोलता हूं कि इम्तियाज जलील वापस लेता है अपनी उम्मीदवारी। 2 लाइन अंग्रेजी में हिंदी में लिख के बता यहां पर आके। जहां खड़ा झोली फैलाना, जहां खड़ा झोली फैलाना। अरे तू जिसके सामने झोली फहरा रहा है ये इंसान है, मैं जिसके सामने झोली फहरा रहा है वो मेरा रब है। मानना है तो उससे मांग। और किसको बता रहा है? दीन हदीस ईमान की बातें किसको सुना रहा है? तेरा इतिहास अगर जिस दिन पढ़ना शुरू कर दूंगा, हम जरा से खामोश क्या बैठे तो सारी दुनिया बदमाश हो रही है। लुच्चे लफंगों की फौज लेकर 2019 में भी तेरे जैसे बहुत आए थे, बहुत आए थे तेरे जैसे। और एक बात सुन, मैं पार्लियामेंट में अगर खड़े रहकर जिससे सारा देश को डराया जा रहा है, अगर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके मुंह पे अगर बोलने की हिम्मत रखता है तो तू किस गली का कीड़ा है बे? मैंने कहा चिल्लर लोगों के मुंह नहीं लगूंगा, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जा रहा है कि वो समझ रहे हैं कि मेरी खामोशी
मेरी बुज़दिली है। एक बात समझ ले बेटा, सर झुका के चलता हूं तो सिर्फ खौफ खुदा से। क्या वो लोगों को ये नहीं पता है, दीन हदीस की बातें करने वाले लोग, कि चंद्रकांत खैरे को वोट दो। ओफ ओफ। तुम जिसकी पैरवी कर रहे हो ना, उसको इम्तियाज जलील ने क्या ओहदा दिया है, सुनना चाहोगे? अरे गैरे नथु बोले खैरे को वोट दो। और बेचारा वो आदमी भी, इलेक्शन आया तो उसको ये एहसास हुआ 30 सालों के बाद कि इस जिले के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की भी है। 30 साल में एक बार भी ईदगाह में नजर नहीं आए थे बाबा। क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी कि स्टेज पे आके खड़े हो गए, उनके अंटर पंटर बाजू में, कान में फूके, साहब उसको सलाम वालेकुम बोलो। तो जो आ रहा सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कम से कम इतना क्रेडिट तो मुझे देना पड़ेगा कि 30 सालों में उसे मस्जिद तक तो लेकर आ गया। और उस दिन बात खत्म नहीं हुई तो थोड़े दिनों के बाद पता चला नहीं, मुसलमान नमाज 5 वक्त की पढ़ना चाहिए, 5 वक्त की। मैं बोला ये कौन से मौलाना के साथ बैठ रहा है, इतना दीन की बातें कर रहा है। नहीं, मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहिए, और नमाज पढ़ के जब बाहर आना चाहिए, लोग खड़े रहते तो सब ठीक हो जाता। उसको क्या मालूम, मेरे सामने जिस दिन आया तो मैं लाहौर पढ़ के फूकूंगा। उसको तो यही समझ में आएगा कि इन्हें कुछ तो अच्छा फूका, मैं बोलूंगा लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। उसकी पैरवी कर रहे हैं। और कौन लोग कर रहे हैं साहब, कौन लोग कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं, एक बात सुन लो, तुमने शराफत हमारी देखी है। 4 जून के बाद तुम्हारा एक एक का हिसाब इंशाअल्लाह करेगा इम्तियाज, क्योंकि तुम या तो चंद पैसों की खातिर या अपने सिर्फ जाती मफाद के लिए तुम इस पूरी कौम का सौदा कर रहे हैं। तुम्हें कहा गया है कि इनके वोट बांटो, इनके वोट तकसीम करो, उन्हें टारगेट दिया गया है। जो आ रहा ऐसे लोग फॉर्म भर डाले, मीडिया वाले उनसे पूछ रहे कि आपका मुकाबला किस, बोले इम्तियाज जलील से तो है ही नहीं। तो बोला डायरेक्ट खैरे से है, खैरे भुमरे से है। मैं बोला यार मैं लड़ा खाई के लिए, मेरे साथ मुकाबला किसी का भी नहीं है करके। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्यों आज आपकी इस क़यादत को खत्म करने के लिए साजिशें रची जा रही है? क्या वजह है? किसी एक ने बताना। आज 2019 को जब मैं देखता हूं, 2024 पे जब नजर डालता हूं, 19 में जब मैं गांव में जाता था, कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर, सोएगांव, लोगों को मेरा नाम तक नहीं पता था, नाम तक नहीं पता था। दलित समाज पूरी ताकत के साथ खड़ा था, लेकिन दूसरे समाज के लोगों को जब मैं कहता था कि मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूं, बोलते थे तुम चुनाव का है। मैं कहता था इम्तियाज जलील तो मेरा नाम भी वो बराबर से नहीं।
और आज 2024 के अंदर अगर इम्तियाज जलील जाता है तो 2-2 घंटे तक मेरे हिंदू भाई वहां पर फूल हार लेकर खड़े रहते हैं अपने भाई का इस्तेमाल करने के लिए। क्यों हो रहा है? कि उन्होंने देखा है कि हमने कभी भी जात, धर्म और मजहब की राजनीति नहीं की। आदर्श का घोटाले के अंदर मैंने पूछा नहीं किसी से कि कितने लोग कौन सी जाति के हैं। मैंने उन्हें अपना एक हमारा जो फरीजा है, हमारा जो ईमान हमें सिखाता है, हमें इस्लाम की जो तालीम दी गई है कि सामने वाला मजबूर है, सामने वाला परेशानी के अंदर है, उसके लिए मदद करो। आज वो लोग 1 साल से जब मुझे देख रहे हैं, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए काम करो, मुझे जिताने के लिए काम करो। मैं लोगों से तो सिर्फ यही कहता हूं, जो लोग मेरी मुखालिफत कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं इम्तियाज जलील ने नहीं जीतना चाहिए, 48 सीटें हैं ना, तुम 48 के 48 पे लड़ रहे हैं, एक सीट छोड़ दो। है दम तो 47 के जीत के बताओ, 47 की 47 जीत के बताओ। और अगर 47 तुम जीत भी गए, लोकसभा में पहुंच भी गए, और अगर CAA-NRC का, UCC का कानून आएगा, तो भीगी बिल्ली की तरह ये 47 मुंह बंद करके मोदी के डर से, खौफ से ये मुंह नहीं खोलेंगे। अगर शेर की तरह वहां पर कोई हुर्राएगा तो मेरा खायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ये बोलेंगे। खैरे से बोलना 20 वर्ष हिरवा साप होते तुम्ही त्यांच्यासाठी, तर आज उसी हिरवा सापला दूध पाजण्याचं काम कोण करत आहे? सगळ्यांचं नाव देणार, काढणार, ठेवणार, हिसाब तो सबका किया जाएगा। मैं सिर्फ उन लोगों से इतना कहना चाहता हूं, हमारा काम जो है, हम सिर्फ मेहनत करते हैं। और मैं आपको भी ये कहना चाह रहा हूं, आप शिद्दत से मेहनत करिएगा। बस महज 3 दिन बचे हुए हैं, 9, 10, 11, 5 बजे सब खत्म हो जाएगा कैंपेनिंग। 13 तारीख के दिन वोटिंग शुरू हो जाएगी। हमारा काम मेहनत करना है। जीत और हार का फैसला अपने रब पर छोड़ दो, अपने रब पर छोड़ दो। और इतना समझ लो, अगर इम्तियाज जलील आज खड़ा है, उसके नीयत में अगर खोट होगी तो वो कभी नहीं जीतेगा। लेकिन अगर नीयत साफ रहेगी तो अल्लाह खुद ब खुद रास्ते बनाता है, खुद ब खुद रास्ते बनाता है। और कैसे रास्ते बना रहा है, किसी ने सोचा नहीं था। लोग कहते थे कि यार 2019 में वंचित थी। अच्छा, आप भी बैठे हैं सुनने के लिए, वाह वाह, बहुत बोलते हैं मेरे बारे में। आइए स्टेज पे बैठिए। तो 2024 में कैसा जीतेंगे, क्या होगा? तो क्या हुआ? आज शरद पवार साहब घर में बैठ के गाना गाते होंगे, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। उद्धव ठाकरे भी यही गाना गा रहे होंगे, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ कोई वहाँ, रास्ता खुला इम्तियाज दौरों पे। ये रास्ते अल्लाह बनाता है, बने। और क्या होगा? जीत और हार के अलावा कोई तीसरा मामला सामने नहीं आएगा। अगर जीतूंगा
तो ये जीत इम्तियाज जलील की नहीं रहेगी मेरे भाई, ये जीत इन लोगों की रहेगी, ये जीत इन माओं की रहेगी और मेरी माँ और बहनों की रहेगी। अभी मैं हमारे खातून का एक प्रोग्राम था, बहुत सारे लेडीज वहां पर आए थे, मस्तूरात आए थे वहां पर। मैं कभी उन्हें मिला नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन वो जब आकर मेरे सर पे हाथ रख रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि बेटा तेरे लिए हम 5 वक्त नमाज में तेरे लिए कामयाबी की दुआ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्हें लगता है कि इम्तियाज जलील के अंदर उनका बेटा है, उन्हें लगता है कि इम्तियाज जलील के अंदर उनका भाई है, इसीलिए आज वो शिद्दत के साथ खड़े हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, 11 तारीख तक घर घर जाना है। पहले ही आपके पास यादी आ चुकी होंगी, लिस्ट के अंदर देख लो, मोबाइल के अंदर चेक कर लो मेरा मोबाइल में नंबर है या नहीं, वरना अपने कौम की खास बात यह है कि बॉस मैंने 2019 में दिया था ना वोट, मेरा नाम कटा कैसा, और 13 तारीख के दिन आके आस्तीन चढ़ा के मेरा नाम कटा कैसा। आप अभी से चेक करिए, देखिएगा आपका नाम है, सुबह उठिएगा, फजर की नमाज पढ़िएगा, शिद्दत से अल्लाह से दुआ मांगिएगा। 13 तारीख के दिन पहले अपने घर वालों का, और आप लोगों से अपन ये गुजारिश करना चाहता हूं, कुछ कोशिशें ये हो रही है कि कुछ इलाकों के अंदर माहौल को थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए, ताकि हमारे घर की हमारी माएँ और बहनें वोट डालने से निकलने के लिए परहेज करें, उन्हें रोक दिया जाए घर में। मैं भी करूंगा, अगर बाहर सड़क के ऊपर कुछ मामला गड़बड़ाया हुआ, किसी चीज की फिक्र नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि साहब यहां पे तो सब ठीक चल रहा है, वो वहां के आगे के इलाके के अंदर कुछ गड़बड़ हुई। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, जो काम आपको दिया गया है, जो इलाके में आप बैठे हुए हैं वहां पर डट कर बैठे रहिए। 6 बजे के बाद मैं हूं ना, बस आपने अपने घर वालों का वोट डलवाइएगा। 13 तारीख का दिन, एक दिन आप मुझे दे दीजिएगा, फिर मीडिया वाले मुझसे पूछते हैं कि 2019 के अंदर कितना यकीन था तुम जीतेंगे। मैं कहता हूं 100% यकीन था मैं जीतूंगा। बोले 2024 के अंदर कितना विश्वास है कि तुम जीतोगे। मैं कहता हूं 200% विश्वास है कि मैं जीतूंगा। 13 तारीख तुम मुझे दोगे और इंशाल्लाह हिंदुस्तान को हम दिखाएंगे कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न मेरा औरंगाबाद शहर इंशाल्लाह मनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।